नमस्कार, मेरा नाम शिशिर है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आज हुआ है। यहां पर मैं ए सीरीज के क्वेश्चन शीट को ले रहा हूं, जिसमें अर्थशास्त्र और अर्थनीति से जुड़े हुए जो सवाल आपसे पूछे गए हैं उनके जवाब आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि उन सवालों का मतलब क्या है या उन सवालों से जुड़े कुछ और सवाल किस तरीके से हो सकते हैं। अलग अलग विषयों पर हमारे अलग अलग विशेषज्ञ जो हैं वो इस तरह के वीडियोस बना करके लाएंगे और जिससे कि आपको ये समझने में और अपने आप को परखने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ आगे की तैयारी, मेंस के लिए तैयारी और कितने अच्छे तरीके से कर सकें उसमें भी मदद मिलेगी। तो आइए आज हम पहला सवाल लेते हैं। जो ए सीरीज का पहला सवाल है, यहां पे ये पूछा गया है कि त्वरित वित्तीय प्रपत्र और त्वरित ऋण सुविधा यानी कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है। आपके विकल्प हैं एशियाई विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल और विश्व बैंक। अगर आप इसका अंग्रेजी में भी देख लीजिए तो बहुत सिंपल सा है, बहुत सरल सा है। ये जो चार आपके सामने विकल्प हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव और वर्ल्ड बैंक। अब आप पूछेंगे कि इसका जवाब क्या हो सकता है, तो इसका जवाब होगा बी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और ये जो आप दो शब्द देख रहे हैं, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, इनको भी आपको समझने की जरूरत है। त्वरित वित्तीय प्रपत्र और त्वरित ऋण सुविधा, इनको जानने की जरूरत है। देखिए, ये दोनों ही जो इंस्ट्रूमेंट है ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के जरिए मुहैया कराया जाता है। अगर आप रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें, जिसको हम लोग आरएफआई कहते हैं, ये वित्तीय सुविधा है और ये सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के जितने भी सदस्य देश हैं उनके लिए उपलब्ध है अगर उनके लिए किसी भी तरीके का भुगतान संतुलन का संकट पैदा हो जाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि श्रीलंका में भुगतान संकट की स्थिति बनी और ऐसे ही कई देशों में बनी। वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देश हैं तो उनको ये सुविधा आसानी से मिल जाएगी और ये फौरी तौर पर मिलेगी। उसके लिए उनको कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। अब अगर आप रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी की बात करें, ये जो आप दूसरा शब्द देख रहे हैं रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये दरअसल एक खास तरह की सुविधा है। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट सभी सदस्य देशों के लिए, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी जो निम्न आय के देश हैं, लो इनकम कंट्रीज हैं, उनके लिए है। और वहां पर भी वही बात है कि उनके लिए अगर भुगतान संकट की स्थिति बनी है, उस भुगतान संकट की स्थिति से कैसे वो निपटे और किस तरीके से उस परेशानी से निजात पा सके, उसके लिए सुविधा दी जाती है। तो आप समझ गए होंगे, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट सभी सदस्य के लिए, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी उन देशों के लिए जो निम्न आय वाले देशों की श्रेणी में आते हैं। तो पहला सवाल जो है इसका जवाब आपके लिए वो है बी। अब आइए दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या है? ये सवाल थोड़ा सा तकनीकी तौर पे भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो दो आपके लिए टर्म इस्तेमाल किए गए हैं, एक है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और दूसरा है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। हिंदी में क्या लिखा गया है? अंकित प्रभावी विनिमय दर और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर। सवाल क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? अंकित प्रभावी विनिमय दर यानी कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, यानी जिनको हम कभी कभी नीर कहते हैं, में वृद्धि रुपए के मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। दूसरा वाक्य क्या है? वास्तविक प्रभावी विनिमय दर यानी कि रियल में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है। अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और रीर के बीच में वर्तमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा गया? उपयुक्त कथनों में कौन कौन से सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। और आपका सही जवाब है सी। ये क्या कहता है? केवल एक और तीन। एक और तीन क्यों सही है?
क्या कहा जा रहा है? अंकित प्रभावी विनिमय दर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये रुपए में मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। देखिए, आपके पास पहला सवाल ये आ सकता है कि नॉमिनल और जो ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, इन दोनों के बीच में फर्क क्या है। इसको आप इस तरीके से समझिए, अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि के आंकड़े, जो विकास के आंकड़े दिए जाते हैं, वो दो श्रेणी के होते हैं। एक होता है रियल जीडीपी और एक होता है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या है? जिसको हम लोग कहते हैं मौजूदा कीमत पर, और रियल जीडीपी क्या है? जो 2011-12 की कीमत पर है। दोनों के बीच अंतर क्या है? मुद्रास्फीति यानी महंगाई। एक में महंगाई दर है, एक में महंगाई दर नहीं है। और ये वजह है कि जो आपका नॉमिनल जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा होगा, रियल ग्रोथ रेट कम होगा। जैसे अगर मैं 2022-23 की बात करूं तो जो बजट में कहा गया है कि 11% से भी ज्यादा आपकी नॉमिनल ग्रोथ रेट होगी, और जब रियल ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो वो 7% या 7.5% है। यहां पर भी जो दोनों हैं शब्द, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, दरअसल क्या है कि रुपये का जो अलग अलग करेंसीज हैं उसके मुकाबले वास्तव में विनिमय दर क्या है, यानी एक्सचेंज रेट क्या है, उसके लिए जब आप महंगाई दर को भी शामिल कर देते हैं तो वो नॉमिनल हो जाता है, जब महंगाई दर को हटा देते हैं तो वो रियल बन जाता है। तो इसमें हमसे प्रश्न क्या पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन से वाक्य सही है। जो मैंने जवाब कहा, आंसर सी है, यानी कि 1 और 3। एक क्या कह रहा है? An increase in nominal effective exchange rate indicates the appreciation of rupee. अंकित प्रभावी विनिमय दर जो है वो रुपए में वृद्धि, रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। रुपया अगर मजबूत होता है, रुपया अगर महंगा होता है डॉलर के मुकाबले, तो वो आपके नीड के जरिए यानी कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के जरिए है। दूसरा क्या है? वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धकता में सुधार को दर्शाता है। ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि अगर आपका रुपया जो है वो मजबूत होता है, अगर बढ़ना शुरू होता है तो आपका जो एक्सपोर्ट है वो महंगा हो जाता है, इंपोर्ट जो है वो काफी सस्ता हो जाता है, और ये आपके व्यापार की जो मुकाबला करने की जो क्षमता है, प्रतिस्पर्धा करने की जो क्षमता है, उसके ऊपर असर डालता है। यही वजह है ये जो दूसरा विकल्प है वो गलत है। और तीसरा क्या है? अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और रीढ़ के बीच में वर्तमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है, यानी कि दोनों के बीच का अंतर बढ़ेगा। ये बिल्कुल सही है। तो आपका सही जवाब हुआ सी, 1 और 3, 1 और 3, ये इसका सही जवाब है। अब आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या क्या कथन है? यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद कर सकता है। दूसरा क्या है? यदि रुपये का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। और तीसरा है कि यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। आपसे क्या पूछा गया है? इनमें से कौन कौन से सही है? आपका सही जवाब है बी, केवल 2 और 3। अब आप पूछेंगे कैसे? अब आइए पहले वाक्य पे। पहला वाक्य क्या है? यदि मुद्रास्फीति अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। सरकारी प्रतिभूति यानी कि हम जिसको सरकारी बॉन्ड भी कहते हैं, जिसके जरिए सरकार उधार लेती है। अब आप मान लीजिए कि जब कोई चीज खरीदते हैं तो क्या करते हैं? खरीदेंगे, इसका मतलब है कि आप पैसा डाल रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। हमारी स्थिति क्या है? महंगाई दर बढ़ी हुई है। तो जब महंगाई दर बढ़ी हुई है तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि महंगाई दर को कैसे काबू किया जाए। और इसको काबू पाने के लिए क्या उपाय है कि बाजार से हम नकदी लें। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं कि आप बाजार में नकदी डाल रहे हैं। यही वजह है कि जो पहला जो वाक्य है वो इसलिए गलत है
क्योंकि ये कह रहे हैं कि जब मुद्रास्फीति अत्यधिक है, महंगाई दर बढ़ी है, तो हमें बाजार से नगद लेना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि बाजार में नगद डाल रहे हैं, बॉन्ड खरीदेंगे, पैसा डालेंगे, इसीलिए गलत है। दूसरा क्या है कि अगर रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है, बाजार में वो डॉलर बेचेगा, यानी कि बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ाएगा। देखिए अर्थव्यवस्था का सिद्धांत क्या है? अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, मूल सिद्धांत क्या है? मांग और आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई। सीधी सी बात है कि अगर किसी भी चीज की मांग बहुत बढ़ जाए तो क्या होगा? उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अगर उसकी सप्लाई बढ़ा दी जाए, आपूर्ति बढ़ा दी जाए, तो उसकी कीमतों पर काबू पाया जा सकता है। अब जब दूसरे वाक्य में क्या कह रहे हैं? दूसरे वाक्य में कह रहे हैं कि डॉलर महंगा हो रहा है। अब डॉलर को आपने सस्ता करना है, तो सस्ता करने के लिए क्या है? आप बाजार में डॉलर बेचेंगे, और रिजर्व बैंक के पास चूंकि 600 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है, तो वो उसमें से कुछ डॉलर बाजार में बेच सकता है, जिससे कि डॉलर की कीमत में गिरावट आए और रुपया जो बहुत तेजी से गिर रहा है उसके ऊपर हम नियंत्रण कर सके। देखिए एक बात आपने ध्यान में रखना है कि रुपये की कीमत में बहुत तेजी या बहुत गिरावट ये हमेशा से चिंता का विषय है, और रिजर्व बैंक जो कि केंद्रीय बैंक है उसका ये एक महत्वपूर्ण दायित्व है कि इसके ऊपर, इस स्थिति के ऊपर वो किस तरीके से काबू पाता है। तो यही वजह है कि ये दूसरी जो परिस्थिति है वो सही होगी। तीसरा क्या है कि इफ इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वेयर टू फॉल, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाई डॉलर। यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती तो इससे संभावित रूप में आरबीआई की डॉलर की खरीद प्रेरित हो सकती है। अब आप इसको इस तरीके से समझिए, अगर वहां पर ब्याज दरें क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि डॉलर की कीमत में गिरावट हो सकती है, और ऐसे सूरत में आपके लिए एक मौका है कि उसे आप खरीदें। और यही वजह है कि ये जो तीसरा वाक्य है कि डॉलर की सूरत में आरबीआई खरीदेगा, वो सही है। तो आप समझ गए होंगे कि जो आपका तीसरा प्रश्न है उसका विकल्प है बी, केवल 2 और 3, यानी कि जब रुपए में बहुत तेजी से गिरावट आए तो रिजर्व बैंक बाजार में डॉलर बेचेगा। अमेरिका या यूरोप में जब किसी भी तरीके से ब्याज दरों में गिरावट आए तो रिजर्व बैंक के लिए डॉलर खरीदने का एक मौका बनता है। अब आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 4 ए सीरीज का। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, ये जो आप सीक्वेंसिंग देख रहे हैं ये आज के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 5 जून 2022 के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो ए सीरीज का क्वेश्चन सेट है उसका है। तो इसलिए इस सीक्वेंसिंग के हिसाब से ही आप इस पर रखिएगा। जो मैं आपके सामने ये संख्या रखूंगा वो ए सीरीज का है। प्रश्न क्या है? G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला प्रश्न, पहला वाक्य क्या है? यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। दूसरा है, यह अधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? इनमें से कौन कौन से सही है? आपके विकल्प है या तो केवल एक, या तो केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। अब यहां पर जो आपका जवाब होगा वो होगा सी, 1 और 2 दोनों। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आप कॉमन फ्रेमवर्क शब्द जो देख रहे हैं, ये जो टर्म है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में इसका इस्तेमाल हुआ। उन्होंने जो नोट जारी किया है उसमें इसका इस्तेमाल किया है। ये G20 के जो देश हैं उनके ओर से अनुमोदित किया गया है पेरिस क्लब के सहायता से, और इसमें कोशिश यह है कि निम्न आय वाले उन देशों को मदद दी जाए जिन पर कर्ज का बोझ काफी ज्यादा है, और इसीलिए इसका जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा महत्व है। तो जो दोनों बातें हैं, पहला तो ये कि ये एक पहल है G20 और उसके साथ पेरिस क्लब का, और दूसरा क्या है? ये अधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों की सहायता देने की पहल है। तो दोनों ही वाक्य यहां पर सही है। तो आपका जवाब क्या होगा? सी, 1 और 2 दोनों। अब आइए अगले सवाल पे।
अगला सवाल जो है वो आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स आईआईबी से जुड़ा हुआ है, जिसको हिंदी में हम लोग मुद्रास्फीति सहलग्न बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति सहलग्न बॉन्ड यानी कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के क्या क्या लाभ हैं? लाभ क्या 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 विकल्प है आपके सामने? सरकार आईआईबीज के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। दूसरा वाक्य क्या है? आईएसबीज निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा क्या है? आईएसबी पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? इनमें से कौन कौन सही है? आपके विकल्प क्या है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। और आपके लिए जवाब जो है वो है ए, केवल 1 और 2। अब आप समझिए कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या है। 2013-14 के बजट में जो है इस बॉन्ड के बारे में घोषणा की गई थी और 2014 में रिजर्व बैंक ने इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जो कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो एनएससी का है उसी के एक स्वरूप के तौर पर इसको जारी किया। और इसके पीछे मकसद क्या था? इसके पीछे मकसद यह था कि महंगाई दर जिस तरीके से बढ़ी है उसमें हम लोगों को किस तरीके से मदद कर सके, उसके लिए हम क्या कुछ विकल्प दे सके। देखिए एक आपने ये बात बार बार सुनी होगी कि जब कभी भी महंगाई दर बढ़ती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जो आपका ब्याज दर है, जो वास्तविक ब्याज दर है, उसमें कमी आने लगती है। और आज की स्थिति में अगर आप देखें कि जब खुदरा महंगाई दर करीबन 8% है और थोक महंगाई दर करीबन 15% है, तो ऐसे में जो आपको बैंक में जो जमा है उस पे जो ब्याज आपको मिलता है वो या तो निगेटिव हो चुका है वास्तविक रूप में। अब ऐसे में किस तरीके से राहत दिया जाए, और उसी राहत देने के मकसद से इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आईआईबी जो है उसकी शुरुआत 2014 में की गई और रिजर्व बैंक ने बकायदा इसके लिए पूरी जो है वो पूरे जो है वो दिशा निर्देश जारी किए थे। मैं आपको बता दूं, इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूंगा, फिर उसके बाद इसके जवाब पे आऊंगा। पहली चीज ये है कि ये खुदरा मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं, माफ कीजिएगा मैंने खुदरा मूल्य सूचकांक कहा जबकि ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होना चाहिए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई यानी कि खुदरा जो महंगाई दर है उसके ऊपर आधारित है। इसमें कोई भी खुदरा निवेशक वो जो है भाग ले सकता था, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो, वो सब के सब इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें जो ब्याज दर है उसका 2 हिस्सा है। एक हिस्सा जो है वो जिसे आप कह सकते हैं फिक्स है और दूसरा हिस्सा जो है वो इन्फ्लेशन रेट है। अब जैसे मान लीजिए कि इन्फ्लेशन रेट 6 महीने में 5% रहा है, तो आपका ब्याज दर कितना बन जाएगा? 5.75%। 0.75 चूंकि 1.5% जो है वो सालाना है, तो इसका 6 महीने की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 0.75 यानी कि 0.25% की दर से आपको फिक्स ब्याज मिलेगा और 5% की दर से आपको इसके ऊपर जो है वो इन्फ्लेशन जिसको हम लोग इंडेक्स कहें वो दिया जाएगा। इसके अलावा आपका जो ब्याज की बात है वो आपको मिलेगा जब उसकी मैच्योरिटी होगी और उसके बाद जो है आप इस बॉन्ड से निकल सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये था कि जो आपको इसमें फायदा हो क्या उस पर टैक्स लगेगा, और यहीं पर पेंच है, उस पर टैक्स लगेगा। जो टैक्स की जो मौजूदा दरें हैं उसके हिसाब से टैक्स देना होगा। अब आप समझ गए होंगे कि जो यहां पर आपके सामने वाक्य दिए गए इनमें कौन कौन से वाक्य सही है। तो पहला वाक्य जो है कि सरकार आईआईबीज के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा वाक्य क्या कह रहा है? दूसरे वाक्य में कहा जा रहा है कि निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या कहा जा रहा है? आईएसबी पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते हैं, ये गलत है क्योंकि वो कर योग्य होते हैं। तो सही जवाब क्या है? 1 और 2। इसीलिए यहां पे विकल्प है केवल 1 और 2। तो आप समझ गए
ये है सवाल संख्या 5 ए सीरीज का, जो कि आज के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के में पूछा गया है। अब आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है वो है ई कॉमर्स से जुड़ा हुआ। ये प्रश्न संख्या 6 है ए सीरीज का। ये क्या कह रहा है, भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन कौन सा या कौन कौन से सही हैं। पहला विकल्प है, अपने प्लेटफॉर्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। They can sell their own goods in addition to offering their platform as marketplaces. दूसरा वाक्य क्या है, वो अपने प्लेटफॉर्म पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, ये सीमित है। The degree to which they can own big sellers on their platform is limited. आपके विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है केवल दो, यानी कि बी। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड दे दूं। बीते वर्ष यानी कि 2021 में जो हमारी उपभोक्ता मंत्रालय है, उपभोक्ता मामलात मंत्रालय है, उसने ड्राफ्ट रूल जारी किया था। और वो जो ड्राफ्ट रूल था, जो उसका मसौदा जारी किया गया था, वो 2020 में ई कॉमर्स के लिए जो नियम बनाए गए थे उसमें बदलाव के लिए था। और अभी देखिए ये 2021 से हम 2022 में आ गए हैं और अभी तक उस जो मसौदे है उस मसौदे को अंतिम रूप नहीं दिया जा चुका है, क्योंकि उसको लेकर के काफी विवाद है। और उसी में एक जो खास प्रावधान है वो है कि आपका अपना प्लेटफॉर्म है तो आप अपने जो आपका अपना ब्रांड है वो भी आप बेच सकते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि इससे नुकसान ग्राहक को है। इससे नुकसान ग्राहक को थोड़े समय में शायद ना दिखे, लंबे समय में दिख सकता है। और साथ ही साथ जो बाजार में प्रतिस्पर्धा की बात आती है, कंपटीशन की बात आती है, उसको भी नुकसान पहुंचेगा। तो इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उसमें खास प्रावधान जोड़ा कि जहां कहीं भी आपके एसोसिएट या जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, जो आपके अपना ब्रांड है, उन ब्रांड को आप अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं बेच सकते हैं। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड है एबीसी, तो एबीसी का जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म पर एबीसी ब्रांड नहीं बिक सकता है, बाकी बिक सकता है। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रखा गया है कि बाकी जो ब्रांड्स हैं उनको अनावश्यक रूप से बहुत बड़ा क्षेत्र ना मिल जाए। उसमें हो सकता है कि कुछ जो बेचने वाले होंगे वो काफी प्रभावी होंगे, काफी जिसको कहा जाए कि उनके पास संसाधन काफी है, तो हो सकता है कि वो एक बेहतर स्थिति में आ जाए और बाजार में एक मोनोपोली जैसी सिचुएशन, एकाधिकार जैसी स्थिति पैदा कर दे। तो उसको ध्यान में रखते हुए उनकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए वो भी सीमित कर दी गई है। तो आप समझ गए, पहला विकल्प जो है वो गलत है, वो नहीं हो सकता है। केवल और केवल दूसरी बात सही। तो पहला क्या कहा गया था, दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म, ये गलत है। और केवल ये सही है कि वो जो बाकी जो बड़े हैं सेलर्स हैं उनको आप कितना उस पे बेचने की अनुमति दे सकते हैं। अब आइए सवाल संख्या 7, ए सीरीज का जो क्वेश्चन सेट है उसका सवाल संख्या 7। ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। निम्नलिखित में कौन कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। विकल्प क्या है, किसानों का अपनी फसलें काटना, कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना, किसी कॉर्पोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य के बॉन्ड जारी करना। अब आपके पास विकल्प क्या है, इनमें से कौन कौन सही है। केवल एक और दो, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। प्रश्न संख्या है 7 और इसका सही जवाब है केवल 1 और 2। अब आप यहां पर एक बात समझिए, रियल सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि वास्तविक क्षेत्रक और वित्तीय क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था में मूल रूप से हम इन दो चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। एक तो वो होता है जहां पर आपके लिए जहां पर फाइनेंसिंग की बात होती है, वित्तीय लेन देन की बात होती है, और एक होता है कि जहां पर आप कच्चे माल को आप तैयार माल में बदलते हैं। और वहीं पे जो स्थिति आती है वो आपका वास्तविक क्षेत्रक में कहा जाता है।
वास्तविक क्षेत्रक जो है वो एक तरीके से जब हम लोग मुद्रास्फीति का भी आकलन करते हैं, वहां पर भी वास्तविक क्षेत्रक को लेकर के हमारी विशेष उस पर नजर होती है कि वहां पर किस तरीके का बदलाव हो रहा है और उस बदलाव का असर जो है पूरी अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से देखने को मिलेगा। और यह भी आप ये भी समझ लीजिए कि जैसे हम लोग रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, यहां पर भी मामला जो है कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं, कुछ हद तक जो है उसके अंश आप यहां पर देख सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र की जब बात आएगी तो पहले जो दो विकल्प यहां पे दिए गए हैं, किसानों का अपनी फसल काटना, ये आपने फसल जिसका आपने पूरी रुपाई करी, उसकी देखभाल करी और जब फसल तैयार हो गई तो उसको काट दिया। उसके बाद जो अगला चरण है, फसल काटने के बाद आप उसको बाजार में बेचेंगे, वहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा। और दूसरा जो होगा कि जैसे कोई कपड़ा मिल है, वो कच्चे कपास को कपड़े में बदल रहा है और उसको बदलने के बाद फिर उसको बाजार में बेच रहा है, तो जो उत्पादन का जो है वो अगला चरण है। तो उत्पादन का जो प्रारंभिक चरण है, पहला चरण है, जहां पर वित्तीय लेन देन जैसा शामिल अभी नहीं हुआ है, वहां पर हम लोग इसको कहते हैं कि ये वास्तविक क्षेत्रक में आता है। और यही वजह है कि हमने यहां पर जवाब लिया है ए, यानी कि केवल 1 और 2। अब आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये कहा गया है, भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करती है? आपके विकल्प क्या है? कोई भारतीय कंपनी जिसने किसी विदेशी उद्यम में निवेश किया हो और अपने निवेश पर मिलने वाले लाभ पर उसी बाहरी देश को कर अदा करती हो। दूसरा विकल्प क्या है? कोई विदेशी कंपनी जिसने भारत में निवेश किया हो और अपने निवेश से मिलने वाले लाभ पर अपने आधारभूत देश को कर अदा करती हो। तीसरा विकल्प क्या है? कोई भारतीय कंपनी जो किसी बाहरी देश में मूर्त संपत्ति खरीदती है और उनका मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेच देती है तथा प्राप्ति को भारत में अंतरित करती है। और चौथा, कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। अगर मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ूं, an Indian company investing in a foreign enterprise and paying taxes to the foreign country on the profits arising out of its investment. दूसरा है, a foreign company investing in India and paying taxes to the country of its base on the profits arising out of its investment. तीसरा, an Indian company purchases tangible assets in a foreign country and sells such assets after their value increase and transfer the proceeds to India. चौथा, a foreign company transfers shares and such shares derive their substantial value from assets located in India. अब चौथे वाले को जरा गौर से सुनिए, पढ़िए, कुछ याद आ रहा है आपको? बहुत पुराना विवाद है और यह विवाद है जिसको हम लोग वोडाफोन टैक्स विवाद के नाम से जानते हैं। आपको याद होगा कि 2011 में, 2010-2011 के समय में जब अदालत का फैसला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था और उसमें कहा गया कि वोडाफोन के ऊपर जो है उस समय वो हचिसन वंपा के नाम से जो कंपनी थी, वो जो उसने बेचा है उसके ऊपर आप टैक्स नहीं लगा सकते। सरकार ने इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, जिसे कहें कि तकनीकी भाषा में निगेट करने के लिए, यानी कि उसके असर को खत्म करने के लिए कानून में बदलाव कर दिया। और ये कानून में जो बदलाव किया गया, ये कहा गया कि 1961 आयकर कानून 1961 से जब लागू हुआ था, तब से ये बदलाव लागू होगा। और यहीं पर ये विवाद हुआ। 2012 से लेकर के 2021 तक ये विवाद चलता रहा और तमाम देशों में, अलग अलग देशों में इसको लेकर के मुकदमे भी दाखिल हुए। भारत सरकार को मुकदमा भी झेलना पड़ा। कुछ जगहों पर भारत सरकार के खिलाफ जो है इस पे फैसला आया और जिसके बाद सरकार ने फैसला किया कि ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, यानी कि पुरानी तारीख से जो कर लगाने की व्यवस्था है, इसको खत्म करना है। और ये सवाल जो है इसी बात में छिपा हुआ है, इसी चीज से जुड़ा हुआ है। ये जो हम लोग इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स की बात करते हैं, अप्रत्यक्ष अंतरण की बात करते हैं, वो क्या कहता है? A foreign company transfers shares and such shares derive their substantial value from assets located in India.
कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। आप समझे? यानी कि आप संपत्ति नहीं बेच रहे हैं, आपने शेयर किसी दूसरे देश में बेच दिया और वो शेयर का जो वास्तविक कीमत है, वो जो अंश है उसका जो वास्तविक कीमत है, उसकी वास्तविक कीमत भारत में जो परिसंपत्ति है उससे वो आधारित है, उसके ऊपर आधारित है। मान लीजिए कि आपका असेट यहां पर है और आपने विदेश में कोई सौदा किया कि हम एक फॉर्म बना रहे हैं और उसमें ये शेयर्स हैं और उस शेयर का जो बेसिक जो आधार वो यहां की संपत्ति है, वही चीज इनडायरेक्ट ट्रांसफर के नाम से जाना जाता है। और ये विवाद वोडाफोन के मामले में सबसे ज्यादा आया और उसके ऊपर सर्वोच्च अदालत का फैसला और फिर भारत सरकार का पहले कर कानून में बदलाव करना, फिर कर जो पुरानी तारीख से कर लगाने की व्यवस्था थी उसको वापस लेना, ये सारा जो है वो इनडायरेक्ट ट्रांसफर से जुड़ा हुआ। और आप जो समाचार माध्यमों में, चाहे वो टीवी की बात करें, अखबार में की बात करें, वहां पे जब आप इस तरह के शब्द सुनते हैं और खासतौर पे वोडाफोन टैक्स मामले को सुनते हैं, वो है आपका इनडायरेक्ट ट्रांसफर या अप्रत्यक्ष अंतरण। तो इसमें सही जवाब है डी। आपसे सवाल क्या पूछा गया? भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप में प्रतिबंधित करती है? आपका जवाब होगा डी। कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। अब आइए अगला सवाल। अगला सवाल जो है वो है प्रश्न संख्या 9 और ये भी है ए सीरीज का है। 9 का जो आप जवाब देखेंगे, 9 का प्रश्न क्या है? विथ रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर, यानी कि किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से सही है? आपके विकल्प आपके सामने है। नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें सही उत्तर क्या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब आइए आपको इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी बता दें। सबसे पहली चीज जो खर्च है, सरकार के खर्च की बात करें, बजट में देखिए, बजट में जो सरकार खर्च की बात करती है, जैसे 2022 से इसके बजट को देख लीजिए, 39 लाख करोड़ रुपए का करीब का बजट है और इसमें से एक बड़ी रकम जो है वो राजस्व खर्च है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो लगभग 31 लाख करोड़ के करीब में आता है, 31 साढ़े 31 लाख करोड़ रुपए के। और बाकी जो 7.5 लाख करोड़ है वो आपका पूंजीगत खर्च यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब आप पूछेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि आप जैसे मशीन खरीदते हैं, आप बिल्डिंग खरीदते हैं या कुछ ऐसा खर्च करते हैं जिससे कि पूंजी का निर्माण हो सके, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत खर्च है। और जबकि राजस्व खर्च, राजस्व व्यय जो है वो है कि जो आप दिनों दिन के खर्च से के लिए जो आप पैसे आप लगाते हैं वो आपका राजस्व एक्सपेंडिचर है, या जो आपने पूंजी के तौर पर आपने विकसित की है उसको बनाए रखने के लिए ऊपर जो खर्च कर रहे हैं वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पूंजीगत खर्च, राजस्व खर्च। एक कंपनी के लिए अगर आप लेकर के चलिए, एक कंपनी क्या करती है? कंपनी मशीनरी खरीदती है, कंपनी प्लांट लगाती है, कंपनी बिल्डिंग बनाती है। ये सारे पर जो खर्च होता है ये लंबे समय का खर्च है, यानी कि वन टाइम आपने इन्वेस्टमेंट किया, एक बार अपना इन्वेस्ट किया और आप उसको लंबे समय तक जो है उसका आप फायदा लेते हैं। हम लोग इसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत खर्च। जबकि कर्मचारियों को तनख्वाह देना या फिर आप मान लीजिए कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका अपग्रेडेशन करना, ये सारे जो आपके खर्च है वो आपका आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब यहां पर पहला वाक्य क्या लिखा हुआ है? नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना। देखिए प्रौद्योगिकी ऐसा है कि बहुत तेजी से पुरानी हो जाती है। आप देखिए ना, आपके हाथ में ये जो आईफोन है, ये आईफोन कितनी तेजी से बदल जाता है। 6 महीने, 8 महीने, साल भर होते होते जो है ये फिर पुराना पड़ जाता है, फिर एक नई सीरीज आ जाता है। तो टेक्नोलॉजी जो है, तकनीक जो है, वो इसलिए उसको हम लोग पूंजी खर्च में नहीं करते हैं, क्योंकि
आपके लिए बहुत तेजी से बदलाव होता है। आप ऐसा नहीं कि आपने आज एक तकनीक खरीद ली, या जो आप जिस लैपटॉप पे अभी आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं उस लैपटॉप में अगर माइक्रोसॉफ्ट 2003 लगा हुआ है या माइक्रोसॉफ्ट 2010 लगा हुआ है, तो उसको लगाने के बाद फिर आपको कभी बदलने की जरूरत ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको कुछ समय के बाद सॉफ्टवेयर अप चेंज करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि वो जो खर्च है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमारी परिभाषा में क्या कहा गया है, वो एक बार का निवेश है और लंबे समय का निवेश है। ये दोनों चीजें यहां पर नहीं आ रही है, और यही वजह है कि नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करने को हम लोग पूंजीगत खर्च में शामिल नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि ऋण वित्तयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तयन को राजस्व व्यय माना जाता है। ऐसा नहीं है। भारत सरकार जो उधार लेती है, इस उधार के लिए जो पैसे चुकाती है ब्याज के तौर पर, या पुराने कर्ज को जब आप रिटायर करते हैं उसकी मियाद पूरी होने पर, वो जो खर्च होता है वो आपका राजस्व खर्च में जाता है। और यही चीज जो है वो कंपनी के संदर्भ में हम लोग इसको ओपेक्स कहते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर के तौर पे जानते हैं। तो वो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, यानी कि आपने जो खर्च लिया है उस माफ कीजिएगा, जो कर्ज लिया है उस कर्ज को आप जो ब्याज अदा कर रहे हैं या कर्ज को आप वापस चुका रहे हैं, वो आपके नियमित खर्च का हिस्सा है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। और रेवेन्यू जो शेयर की बात है वो जाहिर सी बात है कि वो आपके रेवेन्यू में ही आएगा। तो इसीलिए ये दूसरा वही सही नहीं है। तो इसीलिए इसका जो जवाब है वो है डी, ना तो एक और ना ही दो, दोनों यहां पर वो सही नहीं है। अब आइए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 10 ए सीरीज का। ये क्या कहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। घरेलू वित्तीय बजट का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर ही जारी दिनांकित प्रतिभूतियों आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक है। आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, उपर्युक्त कथनों में कौन कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब मैं आपको इसका जवाब बताऊं उसके पहले थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड आपको दे दूं। सरकार क्या करती है, सरकार का जो बजट होता है वो होता है घाटे का बजट। घाटे का बजट का मतलब क्या हुआ कि आपका खर्च ज्यादा है और आमदनी जो है वो आपका कम है। तो जब आपका खर्च ज्यादा है, आमदनी कम है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच के अंतर को पाटने के लिए आप उधार लेते हैं। उधार यानी कि सरकार उधार लेती है। और सरकार उधार कैसे लेती है? सरकार के उधार लेने के पीछे एक जो माध्यम होता है, एक बड़ा माध्यम होता है जिसको हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों के नाम से जानते हैं। इसमें मूल रूप से दो तरह की प्रतिभूतियां हैं। एक तो है आपका जिसको हम लोग ट्रेजरी बिल कहते हैं, और दूसरा जो है जिसको हम लोग कहते हैं डेटेड सिक्योरिटीज। अब आप पूछेंगे कि ट्रेजरी बिल और डेटेड सिक्योरिटीज के बीच में अंतर क्या है? ट्रेजरी बिल जो होता है वो 1 साल से कम समय के लिए जारी किया जाता है। 91 दिन के लिए होगा, 180 दिन के लिए होगा, इस तरीके का उसका मियाद रखा जाता है। एक बात। दूसरी चीज ये कि जो ट्रेजरी बिल जारी होता है वो हमेशा डिस्काउंट पे जारी किया जाता है। डिस्काउंट का मतलब क्या है? 100 रुपए का सामान आपको 90 रुपए में बेचते हैं, लेकिन जब हम आपसे खरीदेंगे तो हम आपको 100 रुपए देंगे। तो यानी कि जो 10 रुपए का डिस्काउंट था वो आपकी कमाई है। जबकि डेटेड सिक्योरिटीज क्या होती है, ये इसकी मियाद 1 साल से लेकर के 40 साल तक के लिए होती है। और इस पे क्या होता है, इस पे आपको ब्याज मिलता है। इस पे कोई भी भागीदारी कर सकता है, लेकिन जो आम लोग होते हैं, जो आप जैसे जो छोटे निवेशक हैं, छोटे जमाकर्ता हैं, वो अमूमन इससे दूर रहते हैं, क्योंकि इसमें इसको समझना और इसकी जो लॉट साइज है वो थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए दूर रहते हैं। यही वजह है कि जो पहला जो आपका विकल्प है वो क्या कह रहा है, घरेलू वित्तीय बजट का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है।
ये सही नहीं है, तो इसलिए आप इसको काट दीजिए। दूसरा क्या है, नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक है। देखिए इसका दूसरा भाग तो सही है, हम जो बोरो करते हैं, सरकार जो उधारी लेती है, उसका एक बड़ा हिस्सा इसके जरिए आता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजार संबंधित दरों की जो बात की जा रही है, यहीं पर आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान क्या है आपका, जो प्रश्न संख्या 10 है, इसका सही जवाब है केवल 2। और बाजार संबंधित दर यानी कि इंटरेस्ट रेट, जैसा मैंने आपसे कहा कि जो डेटेड सिक्योरिटीज हैं, डेटेड सिक्योरिटीज एक निश्चित ब्याज दर होती है, वो ब्याज दर बाजार आधारित होती है। वो 6.1 हो सकता है, 6.5 हो सकता है, 6.8 हो सकता है। और यही वजह है कि जो दूसरा है, नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमारा जवाब है केवल 2 और यानी कि बी। ये है आपका प्रश्न संख्या 10। अब आइए प्रश्न संख्या 61 पे। प्रश्न संख्या 61 क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन बातों पर विचार करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन क्या है, फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। दूसरा क्या है, पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण, जिसको हम लोग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग भी कहते हैं, उन फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईसीबी से संबद्ध मुद्रा जोखिम को घटाता है। आपसे क्या पूछा गया है, उपयुक्त कथनों में कौन कौन सा सही है। इसका जवाब मैं दूं और आपको बताऊं कि इसमें सही जवाब क्या है, उसके पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। पहला यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि ये जो तीनों बातें कही जा रही है, ये भारत से जुड़ा हुआ है। अब टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति, आपको याद होगा कि ये जब कोविड का दौर आया था, कोविड के महामारी में, तो दुनिया के तमाम देश जो थे वो ये कोशिश कर रहे थे कि लोग किस तरीके से ज्यादा खर्च करें, उपभोग बढ़े। जब उपभोग बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगा तो कंपनियां ज्यादा उत्पादन करेगी। अर्थशास्त्र की भाषा में हम लोग इसको वर्चुअस साइकिल कहते हैं। एक होता है विशियस साइकिल, जिसका दुष्चक्र मतलब होता है, एक होता है वर्चुअस साइकिल यानी कि सकारात्मक। आप खर्च करेंगे, मांग करेंगे, कंपनियां उत्पादन करेंगी, उत्पादन चक्र जो है वो चालू हो जाएगा, उससे पूरी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। इसके लिए क्या किया कि दुनिया के तमाम देशों ने ब्याज दरों में कमी की, चाहे वो अमेरिका की बात कर लीजिए, भारत की बात कर लीजिए, या किसी भी देश की बात कर लीजिए, यूरोप में कर लीजिए, जापान की कर लीजिए, कोरिया की कर लीजिए, सबने ब्याज दरें कम कर दी। अब ब्याज दरें कम की तो उससे फायदा क्या हुआ भारत जैसे देश को, भारत जैसे देश में ज्यादा से ज्यादा पैसा आना शुरू हो गया, क्योंकि यहां पर आपको एक बेहतर विकल्प मिल रहा था। अमेरिका में ब्याज दर बहुत कम थी, निगेटिव तो नहीं कहेंगे, 0 पे थी, तो आप जाहिर सी बात है यहां पे आ जाएंगे। या दूसरे देशों में जहां पर ब्याज दरें कम है, उसके मुकाबले आपको यहां ज्यादा मिल रहा, तो आप यहां आ जाएंगे। तो यहां पर वो पैसा आना शुरू हुआ, यहां पर वो पूंजी आनी शुरू हुई, जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल इनफ्लो। लेकिन अमेरिका में अभी आपको याद होगा, फेडरल रिजर्व ने जो है वो ब्याज दरें बढ़ाने की घोषणा की है, और उनका यह भी कहना है कि इस साल वो और बढ़ाएंगे। उसके बाद रिजर्व बैंक ने भी ब्याज दरें बढ़ा दी। अब इसका नुकसान क्या हुआ कि हमारे देश में जो पैसा लगाना फायदेमंद दिख रहा था, अब वो फायदेमंद नहीं दिखेगा। वो कहेंगे कि हम बाहर जाएंगे, जहां पर अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, जहां पर ब्याज दर बढ़ी है, वो फायदे का सौदा होगा। और यही वजह है, आपने गौर किया होगा कि शेयर बाजार में पिछले कुछ समय से हमने देखा कि विदेशी निवेशक जो है वो खुलकर बिकवाली कर रहे हैं, शेयर बेच रहे हैं और अपना पैसा निकाल करके ले जा रहे हैं। उसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि बाहर के देशों में आपको ब्याज ज्यादा मिल रहा है। तो पहला वाक्य क्या कह रहा है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति, सख्त मुद्रा नीति का मतलब क्या हुआ, ब्याज दरें बढ़ेंगी।
और जब ब्याज दरें बढ़ेंगी तो यहां से पूंजी का पलायन होगा, कैपिटल फ्लाइट, कैपिटल आउटफ्लो है। दूसरा क्या कह रहा है कि पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण ईसीबी वाली फर्मों की ब्याज दरों को लागत बढ़ा सकता है। अब जाहिर सी बात है कि जब पैसा यहां से चला जाएगा, बाहर आपको दूसरी जगह पर अच्छा ब्याज मिल रहा है, तो आप अगर आप पैसा देने वाले तो आप कहेंगे कि मैं वहां पैसे दूं जहां पर मुझे ज्यादा ब्याज मिल रहा है, यहां पर नहीं मिल रहा है तो आप यहां पर नहीं देंगे, तो क्या होगा कि आपकी लागत बढ़ जाएगी। मतलब यहां पे अगर मैं कंपनी की बात करूं तो मेरी लागत बढ़ जाएगी, तो यहां पर जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है वो मेरे लिए महंगा पड़ेगा। और तीसरा क्या है, डिवेल्युएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद ईसीबी। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईसीबी से संबंध मुद्रा जोखिम को घटाता है। यह भी बात सही है। तो इसलिए अब आप इसका जवाब आप समझ गए होंगे। इसका जवाब है सी के 1, 2 और 3, यानी कि तीनों वाक्य जो है वो सही है। अब आइए अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करिए। आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। और आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्यों में जाने जाते हैं। केवल 1 राज्य, केवल 2 राज्य, केवल 3 राज्य, सभी 4 राज्य। ये बहुत ही सरल सा आपके लिए सवाल होगा और यहां पर सीधा सा जो इसका जवाब है वो है आपका आंसर सी, केवल 3 राज्य। अब आप पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा राज्य है जो इस सूची में शामिल नहीं है, तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश उस स्थिति में नहीं है, अगर केरल, हिमाचल और त्रिपुरा की बात करिएगा, ये 3 जो है वो बड़े उत्पादक हैं। आंध्र प्रदेश में ऐसा कोई उत्पादन होता नहीं, उसको कोई सिग्निफिकेंट के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। आइए अगले सवाल पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में साख क्षमता निर्धारित एजेंसियों, जिनको हम लोग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के नाम से जानते हैं, वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती है। इक्रा नाम से जानी जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ब्रिक वर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। प्रश्न क्या है आपके लिए, उपयुक्त कथनों में कौन कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या है 63 और इसका सही जवाब होगा पी, ये है केवल 2 और 3। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि पहला क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इनके जो रेगुलेटर होते हैं, इनकी जो नियामक संस्था होते हैं, वो है सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो इनकी जो है वो रेगुलेशन करती है, वो इनके लिए कायदे कानून बनाती है। दूसरा जो है वो बिल्कुल सही है, इसलिए पहला ये गलत हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है, इक्रा, ICRA, ये बहुत ही जानी मानी एजेंसी है जो कि इकोनॉमिक रिसर्च भी करती है, आर्थिक विषयों पर रिसर्च भी करती है। और उसके साथ साथ जो क्रेडिट रेटिंग है, यानी कि कोई भी कंपनी अगर बाजार से पैसा उठाना चाहती है, मान लीजिए कि ABC कंपनी है जो बाजार से पैसा लेना चाहती है, अब बाजार में लोग उसके ऊपर क्यों भरोसा करें? एक तो तरीका यह है कि आपने जाकर के बताया कि जी हम बहुत अच्छे हैं, जी हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, हमारी कंपनी ने इतना मुनाफा कमाया है, हमारी कंपनी का सब कुछ ठीक चल रहा है, तो चलिए ठीक है, आपके ऊपर लोगों ने भरोसा किया और आपको पैसे दे दिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपकी जो साख है, आपकी जो गुडविल है, उसको सर्टिफाई करने वाला, उसका प्रमाण पत्र देने वाला, जैसे होता है ना मोहल्ले में भी आपने कई बार देखा होगा, अरे नहीं नहीं ये अच्छा लड़का है, ये अच्छा परिवार है, इस तरह से आपने कई बार लोगों को देखा होगा प्रमाण पत्र देते हुए। पूंजी बाजार में भी इस तरह के प्रमाणन की बहुत जरूरत होती है, जिसको हम लोग सर्टिफिकेशन कहते हैं। और ये सर्टिफिकेशन इसलिए कि अगर आप बाजार से पैसा उठाना चाहते हैं, बाजार से आप कर्ज लेना चाहते हैं, लोग आप चाहते हैं कि बाजार आप में अलग अलग निवेशक जो है वो आपको पैसा दे, तो आप क्या करते हो, क्रेडिट रेटिंग कराते हो।
और क्रेडिट रेटिंग कराने वाली हमारे देश में कई एजेंसी हैं, चाहे वो आप इक्रा की बात कर लीजिए, क्रिसिल की बात कर लीजिए, इंडिया रेटिंग्स की बात कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप बात करेंगे तो मूडीज है, स्टैंडर्ड एंड पुअर है, ये सारे फिच है, ये सारे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। तो जो घरेलू स्तर की कंपनियां हैं उनमें इक्रा एक जाना माना नाम है। और ये पब्लिक लिमिटेड, आपके लिए शब्द क्या इस्तेमाल किया गया, पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड का मतलब यह हुआ कि इस कंपनी के शेयरों की खरीद फरोख्त शेयर बाजार में होती है। एक दूसरा, इसके जो निवेशक है इनकी संख्या 200 से ज्यादा हो सकती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की एक कंडीशन ये भी है कि आपके निवेशक की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की जाती, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में यह संख्या तय की जाती है, पब्लिक लिमिटेड में नहीं है। और दूसरा इसका यह है कि इसके शेयरों की खरीद फरोख्त शेयर बाजार में होती है। तो इसीलिए यहां पर शब्द इस्तेमाल किया गया एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ब्रिकवर्क रेटिंग्स एक इसी तरीके की एजेंसी है जैसे इक्रा है, या फिर हमने क्रिसिल की बात की, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की बात की, उसी तरीके से ब्रिकवर्क भी है जो अलग अलग कंपनियों के ऊपर उनको बताती है कि इनका इस कंपनी का रेटिंग जो है वो सही है या कैसा है। तो अब आप समझ गए प्रश्न संख्या 63 ए सीरीज, जवाब है बी 2 and 3 ओनली। अब आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, विथ रेफरेंस टू बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। पहला क्या है, आरबीआई का गवर्नर बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन होता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करता है। ट्रिपल बी, बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को कार्य नीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से सही है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3। अब आपको मैं बता दूं कि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो ट्रिपल बी जिसको हम लोग कहते हैं, दरअसल इसकी भूमिका सबसे बड़ी जो है वो है कि जितने भी हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं जिनकी संख्या 12 है, इनके चेयरमैन और जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, उनके बारे में ये रिकमेंडेशन देता है, ये सलाह देता है, और उस सलाह के ऊपर सरकार जो है वो अपनी मुहर लगाती है। सरकार उसे मान भी सकती है, सरकार उसे खारिज भी करती है, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो जो सिफारिश करता है उस सिफारिश के हिसाब से अलग अलग बैंक में जो 12 हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, उसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, इनकी नियुक्ति में इनकी भूमिका होती है। तो ये जो दूसरा वाला वाक्य है ये बिल्कुल सही है। तीसरा, अगर आप इनके देखेंगे कि इनको क्या क्या काम सौंपा गया है, तो एक काम यह भी सौंपा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कार्य नीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करना, तो यह भी वाक्य सही है। अब कहेंगे पहले वाले का क्या है, तो पहला वाला गलत है। तो इसका मतलब है 2 और 3, इसीलिए प्रश्न संख्या 64 और इसका जवाब है बी। पहला क्यों गलत है, क्योंकि इसके जो चेयरमैन होते हैं वो नॉर्मली आमतौर पर जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो होते हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं होते हैं। तो प्रश्न संख्या 64 जवाब है बी। अब आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से सहलग्नता यानी इंडेक्सेशन की मात्रा प्रदान करती है। इनमें से कौन सा या कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। और आपका सही जवाब है ए, केवल 1। पहला वाला जो विकल्प है ये सही है कि जो आप चूंकि इसको परिवर्तन करना है
इक्विटी में, शेयर में, तो इस पे ब्याज दर जो है, जो कन्वेंशनल बॉन्ड होते हैं, जो पारंपरिक बॉन्ड होते हैं, उससे थोड़े से कम होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। अब आइए प्रश्न संख्या माफ कीजिएगा, एक प्रश्न 66 ये क्या है? इनमें से भारत किन का सदस्य है? पहला है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपका जवाब होगा? बिल्कुल 1, 2 और 3, ये तीनों जो है ये बिल्कुल सही है। तो प्रश्न संख्या 66 में ये तीनों के सदस्य देश भारत है, चाहे वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलिज्म की बात करें, या शंघाई कोऑपरेशन की बात करें। अगला प्रश्न संख्या है 67। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक रहा है। वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है। वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है। लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है और हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा सेक्टर वियतनाम में है। प्रश्न संख्या है 67 और इसका सही जवाब है 1, 3 और 4 यानी कि सी। तो 1, 3, 4 ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि वहां पर सिंगल जो है वो पार्टी सिस्टम वहां पर चलता है, बहुदलीय पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। इसीलिए यहां पर 1, 3 और 4 ये 3 बिल्कुल आपके सही है। अब आइए प्रश्न संख्या है आपका 68 क्या कहता है? भारत में निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रण कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? उपभोक्ता मामले विभाग, व्यय प्रबंधन आयोग, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, भारतीय रिजर्व बैंक। बहुत सरल सा ये भी प्रश्न है और चूंकि इसमें आप सभी इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं और वो है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आपका विकल्प होगा डी। प्रश्न संख्या 68 सही जवाब डी और वो है भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न संख्या 69 ये क्या कह रहा है? नॉन फंजिबल टोकन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण को सुकर बनाते हैं। वो अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है। उनकी तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है और इसीलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपसे क्या पूछा गया है? इनमें से कौन कौन सही है? प्रश्न संख्या है 69 और सही जवाब है डी 1, 2 और 3, यानी कि तीनों वाक्य बिल्कुल सही है। पहला क्या है? डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट। मान लीजिए कि एक खिलाड़ी है जिसको कोई पुरस्कार मिला है, उसका डिजिटल फॉर्म जो होगा वो नॉन फंजिबल टोकन से, जैसे सचिन तेंदुलकर का जो बल्ला है, उस बल्ले की प्रतिकृति जिसको हम लोग एक फॉर्म कह लीजिए, डिजिटल फॉर्म है, वो डिजिटल फॉर्म जो है वो NFT के तौर पर बेचा जा सकता है। दूसरा क्या है कि ये यूनिक होते, इसकी नकल नहीं की जा सकती, यानी कि एक खरीदार को, एक व्यक्ति को एक जो खास सामान है उसकी एक ही कॉपी होगी। ऐसा नहीं है कि उसकी फोटोकॉपी करा करके सबके बीच बांट दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए यहां पर यूनिक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। क्योंकि यूनिकनेस है, सप्लाई कम होती है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके ऊपर प्रभावित होते हैं और इसी से दाम में कमी या तेजी हम देखते हैं। और तीसरा यह है कि दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। ये भी बिल्कुल सही है। तो प्रश्न संख्या है 69 और आपका सही जवाब होगा डी। ये ए सीरीज के क्वेश्चन पेपर की बात है। अब आइए 71। ये क्या है? भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों,
समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, श्रम ब्यूरो और राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली। सही जवाब है श्रम ब्यूरो, यानी कि प्रश्न संख्या 71 और सही जवाब है आपका सी, ए सीरीज के अगर आप बात करें तो। अब आइए प्रश्न संख्या 72 में क्या पूछा गया है? भारत में कोयला नियंत्रक संगठन कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन की क्या भूमिका है? सीसीओ भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति की मॉनिटरिंग करता है। यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचनाओं के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियों विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। आपको सही विकल्प चुनना है 1, 2 और 3, केवल 3 और 4, केवल 1 और 2, 1, 2 और 4। और यहां पर आपके लिए सही जवाब है 1, 2 और 3, यानी कि ए। और 4 जो है वो सही नहीं है। पहला कि जितनी भी सांख्यिकी है यानी कि स्टैटिस्टिक्स है उसको जुटाता है, जो कुछ भी प्रोग्रेस हो रहा है, जो कुछ भी प्रगति हो रही है उसकी मॉनिटरिंग करना, यानी कि आपको अगर ब्लॉक दिया गया उस ब्लॉक से आपने कब कोयला निकाला, नहीं निकाला, क्यों नहीं निकाला, ये सब कुछ इनकी जानकारी इसकी होती है। और अगर सरकार ने कोई अधिसूचना जारी की है उस अधिसूचना के बारे में भी पूरी जानकारी दी जाती है। अब आइए आखिरी प्रश्न, जो कि ए सीरीज में आज का जो अर्थनीति या अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ जो था वो था प्रश्न संख्या 79। और 79 में क्या आपसे पूछा गया? भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है, यह कृषि एवं कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है, चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है। इसका सही जवाब है 1 और 4। और यहां पर आपका जो डी विकल्प है वही इसका जवाब होगा। तो इस तरीके से आज हमने पूरी सावधानी के साथ, एहतियात के साथ हमने कोशिश की कि जो भी अर्थशास्त्र और अर्थनीति से जुड़े सवाल पूछे गए उनका जवाब आपके सामने रखें। इसी तरीके से अलग अलग विषय पर हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो वीडियोस लेकर के आएंगे और हर सवाल का पूरा जवाब और उसके पीछे का स्पष्टीकरण देने की भी कोशिश करेंगे। इससे आपको फायदा ये होगा कि जब आप मेंस में लिखने जाएं या आगे किसी और प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो आपको उसके तमाम संदर्भ की भी जानकारी, तो यदि ये वही सवाल किसी और रूप में भी आपसे पूछा जाए तो आप उसके जवाब देने की स्थिति में हो। उम्मीद है कि ये कार्यक्रम, ये जो हमने आपसे चर्चा की, आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।